दोस्तों अपने प्यारे भारत का दो इम्पोर्टेंट कॉरिडोर, दो इम्पोर्टेंट गलियारा WDFC और EDFC ये दोनों अब बनकर के तैयार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा यानी कि EDFC और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा इसके बारे में जानेंगे कि कब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, इसके ओपन होने से भारत के इकोनॉमिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आखिर किसी भी देश के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों जरूरी है, आखिर भारत के इस तरह के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है, क्या भारत इस तरह के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को और बनाने का प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं इन दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। गाइस, भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भारतीय रेलवे की एक महान छलांग मानी जाती है। सर्वोत्तम इरादों और योजना के बावजूद अभी के एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ष के अंत तक अंतिम 104 किलोमीटर के खंड के पूरा होने के साथ ही भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना पूरी हो जाएगी। जी हाँ गाइस, पूरी तरह से भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगी, चाहे वो पूर्वी हो या फिर पश्चिमी, दोनों ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने के बाद भारत की कनेक्टिविटी आधारित वृद्धि में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली के पास दादरी ICD से डबल स्टैक में कंटेनर से भरी एक ट्रेन WDFC पर चलेगी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पर अपना माल 50 घंटे से भी कम समय में उतारेगी, जबकि भारतीय रेलवे के मौजूदा मार्ग पर 75 घंटे से अधिक समय लगता है। इसी तरह पूर्वी कोयला क्षेत्रों से EDFC पर कोयला ले जाने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ियां पहले से ही आधे समय में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके गंतव्य तक पहुंच रही है, जिससे उत्तर और पश्चिमी भारत के कई बिजली घरों की भट्टियां चल रही है। भारतीय रेलवे की महान छलांग बेहतरीन इरादों और योजना के बावजूद एक दुबके हुए बाघ की तरह विफल रही है, जिसका मूल कारण 2014 तक माल और यात्री यातायात की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए नेटवर्क क्षमता के विस्तार के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी थी। GBS आवंटन चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त से बहुत कम था। कई दशकों तक परियोजनाओं के विशाल शेल्फ में संसाधनों का कम वितरण एक आदर्श बना रहा। समर्पित माल गलियारा, बंदरगाह संपर्क कार्य और यहाँ तक कि आवश्यक प्रमुख क्षमता वृद्धि कार्य जैसी परियोजनाएं धन की कमी के कारण दशकों से लटकी रही है। अति संतृप्त नेटवर्क ने केवल वृद्धिशील वृद्धि हासिल की, जिससे रेलवे के बढ़ते परिचालन व्यय और कम राजस्व सृजन के कारण वित्तीय स्थिरता को चुनौती मिली है। पिछले 10 वर्षों में यानी कि 2014 से 2024 में रेलवे परियोजनाओं के लिए GBS के रूप में पूंजी का अभूतपूर्व प्रवाह किया गया, विशेष रूप से नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए, जो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि 2007 में परिकल्पित 2 DFC ने भी 2014 तक कोई भौतिक प्रगति नहीं की थी। रेलवे को प्राप्त GBS की एक दिलचस्प दशकीय तुलना इस तथ्य की पुष्टि करती है कि 2004 से 5 और 2013 से 14 के दौरान रेलवे को प्राप्त 1,56,000 करोड़ रुपया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014-15 से लेकर के 2023-24 के बीच में रेलवे को जो बजट मिला वो है 8,25,000 करोड़ रुपया, जो कि 5 गुना अधिक है। कहाँ 10 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया मिला और कहाँ 10 साल में 8,50,000 करोड़ रुपया मिला, जो कि 5 गुना ज्यादा है। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ वर्षों के दौरान कई अधूरे काम और परियोजनाएं पूरे किए गए हैं। भारतीय रेलवे की पूरी बिजली का करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में 2014 से पहले लटकी रही अधिकांश भारतीय रेलवे परियोजनाओं की तरह 2007 के आसपास परिकल्पित DFC, जिसका निर्माण कार्य 2015 में भी शुरू नहीं हो पाया था। इसका कल्पना किया गया था 2007 में। 2015 के बाद इसके लिए पैसे को जारी किया गया। उसके बाद इसका काम स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड क्लास स्तर की तकनीकी मानकों के साथ 2 समर्पित माल गलियारों को चालू किया गया, जो कि वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम भारी और लंबी दूरी के गलियारे के बराबर है। अभी हाल ही में चालू किए गए पूर्वी DFC का अधिकांश भाग, जो कि 1192 किलोमीटर लंबा है, इसके लिए इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्तीय पोषित किया गया था। MOR इक्विटी ने दीनदयाल उपाध्याय यानी कि सोननगर, जो कि 126 किलोमीटर का खंड है, इसको भी वित्तीय पोषित किया गया। EDFC को लुधियाना से सोननगर तक 2023 के अंत तक चालू कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, इसका 102 किलोमीटर लंबा वैतरना से JNPT खंड को छोड़कर लगभग पूरा हो चुका है और दिसंबर 2025 तक ये भी पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। WDFC को फंडिंग करने का काम जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी कर रही है। ये DFC टोटल 2,843 किलोमीटर लंबाई यानी कि 1,337 किलोमीटर और WDFC 1,506 किलोमीटर को कवर करते हैं।
वर्ल्ड बैंक और JICA यानी कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, ये दोनों मिलकर के दक्षिण एशिया में सफलतापूर्वक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए ऋण देते हैं, जिनसे इनको भी फायदा होता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारतीय रेलवे एक निश्चित अवसंरचना है जिसके पास अपना स्वयं का अधिकार क्षेत्र है। यह माल और यात्रियों की बड़ी तथा लंबी दूर की आवाजाही के लिए सबसे उपयुक्त है। सड़क नेटवर्क के विपरीत इसकी निश्चित अवसंरचना सीमित भी है। रेल मार्ग पर थ्रूपुट या लाइन क्षमता उसके कार्य करने के समर्पित यात्री या माल ढुलाई गलियारे के अलावा संतृप्त मिश्रित रेल मार्गों पर मालगाड़ियों की आवाजाही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का मेन मकसद ये होता है कि अभी जो इंडियन रेलवे की नॉर्मल ट्रेन होती है उसी ट्रैक पर आपको मालगाड़ियां भी देखने को मिलेगी, उसी ट्रेन पर आपको पैसेंजर ट्रेन भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है और पैसेंजर ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। जबकि इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा मालगाड़ियों से होता है, ना कि पैसेंजर ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन में हमारी भारतीय रेलवे ऑलरेडी नुकसान में चलती है, लेकिन मालगाड़ी में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग लगाया कि हम मालगाड़ियों को ढोने के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना देंगे, जहाँ पर डबल डेकर वाली ट्रेनें चलेगी, जिससे भारत के अलग अलग हिस्सों में चीजों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह पर किया जा सके। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और मोरिटानिया आदि 2 से 5 किलोमीटर की ट्रेन लंबाई वाले DFC पर भारी ढुलाई वाली मालगाड़ी का संचालन करते हैं, जिसमें 3 से 4 मालगाड़ियों को 200 से 500 मालगाड़ियों के साथ जोड़ा जाता है और कई लोगों द्वारा खींचा जाता है। ये रेलगाड़ियां समर्पित माल गलियारे पर चलती है और प्रत्येक रन पर 20,000 टन से 50,000 टन तक की भारी माल को लेकर के जाती है। इस तरह की ढुलाई से इन देशों को जबरदस्त आर्थिक और वित्तीय लाभ होता है। भारतीय रेलवे ने अपने EDFC पर इसी तरह के भारी ढुलाई संरचना शुरू किए हैं। यह भी एक तथ्य है कि मौजूदा रेल मार्गों के साथ साथ भारतीय रेलवे पर निर्मित DFC कई मुद्दों का सामना करते हैं और अधिकांश देशों में ग्रीनफील्ड DFC के विपरीत निष्पादन करना जटिल होता है, जो कि निर्जन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। भारत में ये गलियारे अन्य रेलवे की तरह अलग अलग बंजर खनिज उत्पादक क्षेत्रों में नहीं बनाए गए हैं और इसमें अनिवार्य रूप से जटिल भूमि अधिग्रहण और आबादी वाले क्षेत्रों से होकर निर्माण शामिल है। ये 2 DFC एक प्रमुख मील का पत्थर है और इनके बाद ऐसे कई गलियारे बनाए जाने चाहिए, क्योंकि DFC रेलवे की स्थिरता के लिए आवश्यक है। देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। अब कनेक्टिविटी का एक संपूर्ण सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी यातायात के अलग अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। ना ओवरऑल देखा जाए तो रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम, रेलवे ट्रैक को चौगुनी करने का काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है। बाकी इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।